जी आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करने जा रहे हैं CBSE क्लास 12 ख़याबान उर्दू। ख़याबान उर्दू 12वीं क्लास की इसकी नावल के बारे में पढ़ेंगे और प्रेमचंद ने जो नावल लिखा है बेवा, उसके बारे में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट सवाल भी करेंगे। तो सबसे पहले नावल के बारे में पढ़ लेते हैं। नावल जो है आप देखिए, नसरी इसनाफ में नावल इस दुनिया की मकबूल तरीन सिनफ़ों में शुमार की जाती है। नावल जो है दास्तान से थोड़ी छोटी होती है। नावल दुनिया भर की ज़बानों में लिखे और पढ़े जाते हैं। मुख्तलिफ़ अदीबों ने अपने अपने तौर पर नावल की तारीफ़ मुतय्यन कोशिश की है, लेकिन इसकी सही तारीफ़ वो देखिए आप। लेकिन ज़िंदगी ही की तरह नावल भी कोई ऐसी तारीफ़ मुमकिन नहीं जिसे मुकम्मल या क़तई कहा जा सके। फिर भी नावल का इतलाक़ सादा और सलीस ज़बान में लिखी गई ऐसी तवील और भरपूर कहानी पर किया जा सकता है जिसमें अदम आम ज़िंदगी के हालात व वाक़यात, मसाइल व मामलात को तफसील के साथ पेश किया गया। यानी इसमें तफसील के साथ पेश की जाती है। जैसे इंसान की ज़िंदगी का एक दिन होता है और एक ज़िंदगी होती है, तो ज़िंदगी जो है वो नावल है और ज़िंदगी का एक दिन जो है वो अफसाना है। रिवायती नावल के आम अज्जाए तरकीबी में प्लॉट, किरदार निगारी, मंजर निगारी, मुकालमा निगारी मरकज़ी ख़याल को शुमार किया। इसमें प्लॉट और किरदार निगारी को बुनियादी हैसियत हासिल रही है। अलावा इसके नावल में ज़िंदगी के मुशाहिदे, इंसानी नफ्सियाती मुताले भी कुछ लिखने वालों ने बहुत काम लिया है। हर नावल किसी न किसी क़तए हयात का हामिल होता है। इसी बिना पर यह कहा जा सकता है नावल मुसन्निफ़ के नज़रिए हयात का आईना दार होती है। उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में हुआ। ये दौर दो तहज़ीबों के तसादुम और कशमकश का दौर था, जिस पर बड़ी शिद्दत के साथ अंग्रेज़ी अदब के असरात भी पड़ रहे हैं। नज़ीर अहमद, रतन शरसार, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा और उर्दू के अहम तरीन नावल निगार कहे जाते हैं। 20वीं सदी में उर्दू नावल ने बड़ी तरक्की की। इस ऐत के नावल निगारों में प्रेमचंद, अज़ीज़ अहमद, हयातुल्लाह अंसारी, किशन चंद, अज़मत चुग़ताई और मुफ्ती क़ुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, शौकत सिद्दीकी, खतीजा मस्तूर, जमीला हाशमी और इंतज़ार हुसैन, काजी अब्दुल सत्तार, जिलानी बानो और जोगेंद्र पाल वग़ैरह अहम हैं। अब नावल सिन्फ़ ने मग़रबी नावल, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी और रूसी नावल से गहरा असर कबूल किया। पिछले कुछ बरसों में कदीम हिंदुस्तानी फ़िक्शन में असालीब से भी बाज़ लिखने वालों ने बहुत रोशनी हासिल की। चुनांचा उर्दू की पुरानी दास्तानें, कथा, सर्द, सागर और अलिफ लैला की रिवायत का असर भी चंद नए नावल निगारों के यहाँ देखे जा सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है मुंशी प्रेमचंद। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इन्होंने कैसे नावल लिखे और क्या क्या लिखे। प्रेमचंद जो है, इनकी पैदाइश बनारस का एक गांव है लम्ही में हुई। बनारस तो बहुत मशहूर है, फिल्म में गाना भी है, कहीं के पान बनारस वाला, तो बस इससे याद रखिएगा। इनका असली नाम धनपत राय है और जो है कुंभे के लोग नवाब राय भी कहते थे। दादा गुरु सहाय लाल पनवाड़ी थे और वालिद अजाइब लाल डाक खाने में मुंशी थे। वालदा आनंदी देवी मैके के लोग भी तालीम याफ्ता थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे ये। और इसके बाद है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। प्रेमचंद की इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई, यानी मदरसे के पढ़े लिखे हुए थे, पहले मदरसे ही होते थे। मैट्रिक पास करने के बाद 1999 में बनारस के करीब चिनारगढ़ में एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम है। उसी ज़माने में अदब का बाकायदा मुताला शुरू किया। चिनार मिशन स्कूल के बाद जुलाई 1900 में बहराइच के ज़िले स्कूल में मास्टर की हैसियत से मुलाजिम है। इसी साल सितंबर में फ़र्स्ट एडिशनल मास्टर की हैसियत से इनका तबादला प्रतापगढ़ में हुआ। 1902 में तदरीस का बाकायदा तरबियत हासिल करने के बाद इलाहाबाद की ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फर्स्ट डिवीज़न में कामयाबी हासिल की। उसी ज़माने में इन्होंने हिंदी और उर्दू के स्पेशल वर्नाकुलर का इम्तिहान पास किया। ट्रेनिंग के बाद 1904 में इलाहाबाद के एक मॉडल स्कूल में हेडमास्टर रहे। 1904 में कानपुर के ज़िला स्कूल में मास्टर की हैसियत से तकर्रुर हुआ। 1909 में महूजा ज़िला हमीरपुर के तबादला और तदरीस के बजाय स्कूल के मुआयने का काम सपुर्द किया।
फिर 1916 में इंटरमीडिएट स्कूल, 1919 में गोरखपुर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राइवेट तौर पर बीए का इम्तिहान पास किया। तहरीक अदम ताउन के दौरान गोरखपुर के एक जलसे में महात्मा गांधी के ईमा पर इन्होंने 1920 में सरकारी नौकरी छोड़कर तसनीफ़ व तालीफ का ही माशी ज़रिया बनाया। मतलब इन सब चीज़ों को। प्रेमचंद के मज़ामीन लिखने का शौक़ बचपन से था। इनकी पहली तसनीफ़ एक ड्रामा थी जो इन्होंने तकरीबन 13 साल की उम्र में लिखा था। उसका उन्वान था एक मामू का कारोमान। ये ड्रामा शाये नहीं हुआ। प्रेमचंद के इब्तिदाई दौर के मज़ामीन एक नावल बनारस के हफ्तावार आवाज़ खल्क में शाये हुआ। नावल का उन्वान इसरार मुआहदा अखबार 1903 में से फरवरी 1905 तक शुमार में किस्तवार शाये हुआ करता था। धनपत राय इलाहाबाद। प्रेमचंद के नावल हम खर्द हम सवाब 1906 में कानपुर से शाये हुआ। इसके बाद इन्होंने और भी नावल लिखे। प्रेमचंद का नावल इसरार मुआहदा सोज़े वतन शामिल कहानियों का पहला फाज है। देहात और शहरों का यह हालात देखते हुए मुल्क के बड़े सियासी रहनुमा खासकर गांधी जी की तरह प्रेमचंद ने महसूस किया कि इस भयानक बिगाड़ की जड़ ग़ुलामी की मिट्टी और क़ज़ा की वजह से मजबूत हो रही। लिहाजा मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के बाद ही यहाँ के गरीब लोग इंसानों की तरह ही जी सकेंगे। ठीक है। प्रेमचंद की सवानें पढ़ने से साबित हुआ कि उन्होंने ज़िंदगी के जैसे जैसे दौर देखा, उन्होंने किसी जहन और हसास शख्स की तरह उसे अपने दिलो दिमाग पर नक्श कर लिया और उसी तजर्बों को अपने अफसानों और नावलों में पेश किया। प्रेमचंद के नावलों का माहौल और उनके किरदार ज़्यादातर देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद गांधी जी, टैगोर वगैरह की तरह इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि हिंदुस्तान की असल आबादी गाँव में बसती है। ठीक है। उन्होंने पिछली जमातों में दास्तान और अफसाने पढ़े हैं। उन्हें पढ़ते हुए आपने महसूस किया होगा दास्तान के मुसन्निफ़ किरदार वाक़े का बयान ज़ाविया इख्तियार करता है और बहुत सी तफसील से काम लेते हैं। नावल बेवा के आगाज़ में, नावल जो इनका बेवा भी हम पढ़ने जा रहे हैं, दीना नाथ और अमृत राय की बातों पर गौर कीजिए तो अंदाज़ा हो जाएगा प्रेमचंद 3-4 सफ़हात में ही वो ख़याल अपने पढ़ने वालों पर अच्छी तरह वाज़े कर देते हैं जिस पे नावल की ताबीर हुई है। इस किताब में इस किताब में नावल बेवा के इब्तिदाई 9 बाब शामिल है ताकि इससे सिन्फ़ अदब की बखूबी मुतारुफ़ हो सके। यानी सिर्फ 185 सफ़हात। प्रेमचंद का अंदाज़ा प्रेमचंद के दर्दमंद दिल के मालिक थे। इसके बाद है कि नावल बेवा पढ़ने से पहले अगर बात आपके जहन में हो जाए कि प्रेमचंद खुद भी अपनी दूसरी शादी एक बाल विवाह शिव रानी देवी से की थी तो आप प्रेमचंद के किरदार के एक अहम पहलू से वाकिफ़ हो जाएंगे। प्रेमचंद अदीब के साथ साथ एक सरगर्म समाजी मुसल्ला भी थे और अदब के ज़रिए उन्होंने कौमी इस्लाह और तालीम का बेड़ा भी उठाया था। अब इनका जो बेवा मजमून नावल है इसका जो है हम पढ़ लेते हैं। क्या इसके अंदर इन्होंने बताया। काशी के आर्या मंदिर में पंडित अमरनाथ तकरीर कर रहे हैं। तकरीर सुनने वालों में नावल के अहम किरदार बाबू अमृत राय और उनके दोस्त प्रोफेसर दीनानाथ भी हैं। प्रोफेसर दीनानाथ को इस तकरीर में कोई दिलचस्पी नहीं। वे बार बार अमृत राय से बाहर चलने के लिए कहते हैं मगर अमृत राय कहता है कि मैं आखिर तक तकरीर सुनकर ही जाऊंगा। तकरीर के आखिर में मुकर्रिर पंडित अमरनाथ कहते हैं कि जो असहाब इस ख्याल से मुत्तफिक हैं कि रंडवों को कुंवारियों से शादी करने का कोई हक़ नहीं, वो बराह करम अपने हाथ ऊपर उठाए। तब भरे मजमे में सिर्फ एक हाथ उठता है, वो बाबू अमरनाथ राय का होता है। मुकर्रिर अमृत राय उनके अखलाकी जुरात पर मुबारकबाद देते हैं। जलसा गाह से बाहर आते हुए दीनानाथ ने अमृत से कहा, आज तुमने ये हिमाकत क्या सूझी? परी माँ सुनेंगी तो क्या कहेंगी? वे दिल में तुम्हें अपना शोहर तस्लीम कर चुकी हैं, अपने साथ उनकी ज़िंदगी भी ख़राब करोगे। अमृत राय मतानत से बोले, ये सब मैं खूब समझ रहा हूँ भाई, लेकिन मेरा ज़मीर कह रहा है कि मुझे इससे शादी करने का कोई हक़ नहीं। पंडित अमरनाथ ने तकरीर से मेरी आंखें
खोल दी हैं। दीनानाथ सहल पसंद आदमी थे। किसी उसूल के लिए तकलीफ़ उठाना उन्होंने सीखा ही नहीं। एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। 11 बजे बज जाते, 2 बजे लौट आते, बाकी सारा दिन किताब बीनी और सैर व तफरी में उड़ाते। अमृत राय उसूल पाबंद आदमी थे और धुन के पक्के। एक बार कोई फैसला करके उससे मुनहरिफ ना होते थे, यानी उससे ज़बान नहीं पलटते थे। मुनहरिफ होना मतलब उससे फिरते नहीं थे। पेशा वकालत था, मगर अब इस पेशे से उन्हें नफ़रत थी। वो ऐसे ही मुकदमे लेते जो सच्चाई पर मबनी होते। उनकी पहली शादी उस वक्त हुई थी जब वह कॉलेज में पढ़ते थे। एक लड़का भी पैदा हुआ, लेकिन ज़ीचा बच्चा दोनों ही अपने दाग़े मफ़ारत दे गए। देखते ही देखते उनके घर खाली हो गया। बहन की शादी हो गई, वालिदैन हैदे का शिकार हो गए, अब घर सूना हो गया। 2 साल इधर उधर सैरो सियाहत में गुजारे। वापस आए तो ससुराल वालों ने दावत की, जिसमें उन्होंने अपनी बीवी की बहन बरीमा को देखा, जो अब जवान हो गई थी। उसे देखकर अमृत राय दिल पर असर हुआ और उन्होंने ससुराल आना जाना शुरू। एक रोज़ उनकी सास ने मतलब की बात कही। वे बरीमा की शादी उनके साथ करना चाहती। चुनांचे शादी तय हो गई और उस महीने में शादी होने ही वाली थी कि अमृत राय जलसे से असर कबूल करके वापस आए और तय किया कि वे शादी नहीं करेंगे। जब अमृत राय की बीवी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त बरीमा ने दीनानाथ की शादी का तस्करा हो रहा। बरीमा को बड़ी बहन के इंतकाल के बाद उसके पिता लाल पदरी प्रसाद ने इसे दीनानाथ से मुंह फेर लिया। बरीमा की वालिद लाला बद्री प्रसाद को जब यह मालूम हुआ कि अमृत राय अपनी राय बदल दी तो वे सख्त नाराज़ हुए। उनको बीवी कमला ने उन्हें समझाया कि वे जाकर अमृत राय से बात करें, शायद वो बरीमा से फिर शादी के लिए तैयार हो जाए। मगर लाला पदरी प्रसाद तैयार नहीं। उनका कहना था कि ये साफ जाहिर है कि वो बद्दू बेवा का हामी है, समझता है कि इससे मुल्क आसमान पर पहुंचा होगा। मैं समझता हूँ बद्दू बेवा मुल्क के लिए जहरीला हल है। उससे हिंदू अज़मत और पाकीज़गी के रहे सहे निशान भी मिट जाएंगे। इस हालत में हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। देवी की ने उस पर कहा कि बरीमा की हालत तो देखो, वो अकेली छत पर पड़ी रो रही है। उसी दौरान बरीमा ऊपर से आकर माँ की चारपाई के पास खड़ी हो गई और सिसकियाँ लेते हुए बोली, नहीं अम्मा, आपकी पैरों पड़ती हूँ, उससे कुछ ना कहिए। मैं कारे खैर में रुकावट नहीं डालना चाहती। मैं उसके नेक इरादे में हाइल नहीं होंगी। तब ये बात हो रही थी कि बरीमा का भाई कमला प्रसाद बाहर से अंदर आया और इंतहाई बदमिजाज और कंजूस है। देवी ने उसे अमृत राय के मुतालिक बात करना चाहती। उसने कहा, अमृत राय ने तो आज नाव ही डुबो दी। अब किसी बदवा से ब्याह करने की ठान ली तो ज़रा उनके पास चले जाते। उस पर कमला प्रसाद ने अमृत राय के पास जाने के लिए इनकार किया और कहा, ये सभा वाले जो कुछ ना कर गुजरें थोड़ा। अब सब को बैठ के उसे बेपर की उड़ने की सूझती है। एक रोज़ पंजाब से कोई फोकल यानी ख़त भी आया। कहा गया कि ज़ात पात तोड़ दो, क्योंकि इससे मुल्क में फूट पड़ती है। बस सब के सब बैठे यही सोच करते थे कि कोई नई बात निकालनी चाहिए। गांधी जी को कुछ नहीं सूझी तो स्वराज जी का डिंगा पीटने लगे। इतने में एक हसीना ने सहन में कदम रखा। कमला प्रसाद को देखकर देवड़ी पर ठिठक गई। वे पूर्णा थी, जो परिमा की सहेली और पंडित बिशन कुमार की बीवी थी। 3 साल पहले शादी हुई थी। होली का दिन आया। सब होली मनाने की तैयारी में मसरूफ़ थे। पंडित बसंत कुमार भी उन लोगों के साथ शरीक था। वे घर में दाखिल होते हुए तो पूर्णा अपटन पीस रही थी। उसने ज़बरदस्ती पंडित जी को अपटन लगाया। उनका कायदा था कि वह गंगा किनारे घाट से ज़रा हटकर नहाते थे। अच्छे तैराक थे। अपटन लगवाकर गंगा नहाने पहुँचे।
नहाते नहाते कुछ आगे निकले, दफादन उन्हें मंझधार में कोई सुर्ख चीज़ नज़र आई और से देखा कंवल था। उनका जी ललचाया, अगर ये मिल जाए तो पूर्णी के लिए झोंक बनाऊं। उसी ख्याल से तैरते हुए जब वो मंझधार तक पहुँचे तो तैरते तैरते थक चुके थे। बिसंत कुमार ने फूल मुंह में पकड़ा, फिर जोर लगाया, मगर हाथ पैर ना हिल सके। वो लहरों में समा गए, सिर्फ कमल के फूल पानी में तैरता रह गया, यानी ख़त्म हो गया। पूर्णिमा का पुतला लाल बद्री प्रसाद मज़हब के मामले में बड़े फराग दिल थे। पूर्णा तो उनकी पड़ोसन ही नहीं बरहमी भी थी और लड़की की सहेली भी। 13वीं के बाद उन्होंने पूर्णिमा को अपने घर में रहने के लिए बुलाया। अब पूर्णिमा अपना घर छोड़कर बद्री प्रसाद के घर में रहना आ गई। पूर्णा को देखकर कमला प्रसाद का मन उसकी तरफ खिंचने लगा और पूर्णिया चाहता था कि उससे करीब हो जाए। अमृत राय ने खुद तो शादी ना करके एक बद्दू आश्रम खोलने का फैसला किया। उसके साथ ही उन्होंने दीनानाथ के जानिब से बरीमा के पिताजी के नाम खत लिखकर शादी की ख्वाहिश जाहिर की। बरीमा के पिता बद्री प्रसाद ने किसी न किसी तरह इस रिश्ते को कबूल कर लिया और बैसाख में बरीमा की शादी दीनानाथ के साथ हो गई। ठीक है जी। इसके बाद होता है पूर्णिमा के घर में आने से कमला प्रसाद की बेवा सुमित्रा को गोया आंखें मिल गई। सुमित्रा का ज़्यादा वक्त पूर्णिमा के साथ गुजरता, कमला प्रसाद का ये मौका नहीं मिलता कि वो किस तरह पूर्णिमा से अपने मन की बात कह सके। कई रोज़ बाद कमला प्रसाद दूर रेशमी साड़ियाँ लाए और बेधड़क उसके कमरे में घुसे। उस वक्त स्मृति और पूर्णिमा एक ही पलंग पर लेटी बातें कर रही। उन्होंने देखा। कमला प्रसाद ने कहा, माफ़ करना पूर्णिमा, मुझे मालूम नहीं था यहाँ तुम। फिर स्मृति ने कहा, 2 साड़ियाँ लाए हो, सस्ते दामों में मिल गई, एक तुम ले लो, एक पूर्णिमा को दे दो। सुमित्रा को कमला प्रसाद की इस तरह साड़ियाँ लाना कुछ अजीब सा लगा। दोनों मियाँ बीवी की तकरार होने लगी। सुमित्रा ने गुस्से में आकर दोनों साड़ियाँ उठाकर दरवाजे के बाहर, साड़ियाँ गीले फर्श पर जा पड़ी। जब उनमें धब्बे लग गए, कमला प्रसाद ने पूर्णिमा से एक साड़ी लेने के लिए इशारा, मगर पूर्णिमा ने खूबसूरती से ये कह डाला, बापूजी, रेशमी साड़ियाँ पहनकर मुझे मनाना ही है तो लेकर क्या करूँगी? ऐसे ही है तो कोई सोती महीन धोती ला दीजिएगा। कमला प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया। साड़ियाँ चिपके से उठाई और फिर पैर पटकते हुए बाहर चले। ठीक है जी। तो ये अब यहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी। और प्रेमचंद के नोवेल निगारी की खुसूसियात पे आपको बता ही दिया कि भाई वो मेहनत और मजदूर कश के साथी हैं और उन्होंने गांव की ज़िंदगी पे अपने एहसासात को बयान किया, जो उनके हालात गुजरते थे जैसे उस पर वो लिखते रहे। और नोवेल बेवा के अहम किरदार कौन है और प्रेमचंद ने इसकी अक्कासी में किस हद तक काम, जो अहम किरदार है वो अमृत राय और दीनानाथ, प्रीमा लाल बद्री प्रसाद और दीवा कमला प्रसाद, सुमित्रा अहम किरदार है। इन्होंने इसमें जो है बेवा की दोबारा शादी पे जोर दिया है। नोवेल बेवा के ज़रिए प्रेमचंद का क्या पैगाम है? प्रेमचंद का यही पैगाम है कि जो बेवा से दोबारा शादी नहीं होती थी उसके इन्होंने कहा है कि भाई बेवा एक अपनी शादी एक बाल विवाह बेवा से की थी। ठीक है, तो इसकी तरफ इनका यही पैगाम है। तो ये था भाई बेवा, जिसे प्रेमचंद की अफसाना निगारी नोवेल निगारी को भी पढ़ा और नोवेल के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपके समझ